अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद असामिन ज़ैद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी लर्निंग ट्री। गाइस आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो MCQs से रिलेटेड है और मैंने सोचा कि आप लोग MCQs में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक MCQs की वीडियो मैं बना लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो सके। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने काफ़ी जो क्या कहते हैं लेक्चर कवर कर लिए हैं, उसी में से अपने MCQs आपके आते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री के जो MCQs होते हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की जो क्या कहते हैं मॉडल पेपर है उसके MCQs करवाता हूँ, ताकि उसमें कोई भी उसमें क्या कहते हैं जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूँ तो आपके तकरीबन 80% जो MCQs है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं, उसके MCQs देखते हैं। तो ठीक है, तो गाइस मेरे पास जैसे कि ये आपके इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर मौजूद है, ठीक है, और इसमें MCQs काफ़ी MCQs हैं। तो सबसे पहले आप MCQs का पैटर्न समझ लें कि 43 MCQs आपके पास आएंगे और हर MCQ 1 मार्क्स का होगा। इट्स मीन ये 43 मार्क्स का है। इट्स मीन 50% आपका जो पेपर होगा वो MCQ से कवर हो रहा है। इट्स मीन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपको यहाँ से पता चलती है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या कहते हैं MCQ को स्टार्ट करते हैं और लिमिटेड टाइम में मैं जितना कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरी यही कोशिश रहेगी कि वो आपको कॉन्सेप्ट में प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे कि फर्स्ट MCQ से रेन ड्रॉप्स हैविंग स्फेरिकल शेप बिकॉज अ स्फेयर हैज़ अ लीस्ट एरिया लेंथ वॉल्यूम सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास रेन होती है कि जो शेप स्फेरिकल क्यों होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। सरफेस टेंशन को आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं सरफेस एरिया इनटू वॉल्यूम, ठीक है। आप कह सकते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास कोई भी लिक्विड है जो कि फॉलिंग जो गिर रहा है, अब आपके पास इसका स्फेरिकल क्यों होता है? देखिए आपके पास लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है। आपस में मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अंदर से एक दूसरे को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ज़रिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर आपका एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा मेरा, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वजह से वो आपके पास जो लिक्विड का शेप है वो स्फेरिकल हो जाता है। दैट्स वाई इसका जो राइट आंसर है वो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है, ठीक है गाइस। नाउ अब हम सेकेंड MCQs को देखते हैं। सेकेंड MCQs क्या है, द क्वांटिटीज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंसेज अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब। देखें आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड परसेंटेज कंपाउंड। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जिसमें कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही होती है। तो ये आपसे पूछा नहीं गया गया है, ठीक है। इसी तरह स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? हमें पता है स्टोइचियोमेट्री वो होता है जिसमें हम मास, मोल, वॉल्यूम को किसी बैलेंस इक्वेशन के जरिए डिटरमाइन करते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली हमसे यही पूछा गया है कि द क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन द सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन डिस्क्राइब, तो ये स्टोइचियोमेट्री है। बट अगर हम इसके और ऑप्शंस को देखें, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? आप लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम क्या मालूम करते हैं, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो भी रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है आपका। अच्छा, परसेंटेज कंपाउंड हम लोग निकालते हैं जो भी आपके पास मास है ईच एलिमेंट का, उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल एलिमेंट से, टोटल कंपाउंड से। तो ये आपके पास परसेंटेज कंपाउंड का फॉर्मूला रहता है और उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कराते हैं ताकि आपके पास परसेंटेज में आ जाए, ठीक है। तो ये MCQ नंबर 2 थी। तो इसका जो MCQ नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है आपके पास, सेकेंड ऑप्शन जो है आपके पास स्टोइचियोमेट्री है, ठीक है गाइस। अगर मैं थर्ड MCQ की तरफ देखूं तो थर्ड में हमसे क्या पूछा गया है, 87.0 ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इससे हमसे सिग्निफिकेंट पूछा गया है। अगर आप लोगों ने मेरी सिग्निफिकेंट फिगर की वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि ये मेरा रूल नंबर 4 था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल के बाद जो ज़ीरो आते हैं, ठीक है, ज़ीरो आफ्टर डेसिमल, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 0.0, अच्छा ये इससे पहले भी ज़ीरो है, बट क्योंकि ये मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है तो ऑटोमेटिकली मेरा ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है गाइस।
अब अगर मैं MCQ नंबर 4 देखूं तो मुझसे 4 में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ। देखें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल पूछा गया है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, इसमें आप चीज़ याद कर लें, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल अगर आपसे पूछे, ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ ले नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ ले नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी आपसे पूछ ले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो बेसिकली ये आपके पास MCQ में पूछे जा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल आपने मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला आपके पास n² है, जो कि एग्जैक्टली आपसे इस MCQ में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ n²। अगर हमसे पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, हमसे पूछा जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, 2l+1, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा जो कि आपके इस यहाँ पे गिवन भी है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट पूछे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, 2n²। तो ये चीज़ें याद रखें, आप ज़रूरी नहीं कि आपसे यही पूछे MCQs में, आपसे ये भी MCQ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका MCQ नंबर 4 था। सो गाइस, 5th MCQ जो मेरे पास है यहाँ पे S-2 जिसकी पावर -2 है, Z=16 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो आपसे 5th MCQ पूछा गया है, बेसिकली मेरा 5th MCQ ये है, ठीक है। Z मुझे क्या दिया गया है, 16 दिया गया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मुझसे पूछा गया है इसमें विथ ऑप्शंस मुझे दिए गए हैं इसमें Na11+1, इसी तरह मुझसे पूछा गया है F-1 9, K पूछा गया है मुझसे +1 19, और मुझसे पूछा गया है Al 13+3। बिल्कुल इजी है, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, जिसकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ, बेसिकली सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, इट्स मीन इसकी 10 होगी, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 10 है। अगर मैं इसकी अब और सबसे पहले आप अपना करके देखें, आप इसमें -2 है, इसके मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है। तो इसके आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 18 आएंगे। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसने एक क्या किया है, लॉस कर दिया है। जब ये एक लॉस करे एक गेन किया है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। 19+1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, इट्स मीन ये 18 है। और अगर मैं इसको देखूं तो आपके इसमें क्या हुआ है, हाँ +3 है, इट्स मीन से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, इट्स मीन ये भी क्या आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताएं जिस इलेक्ट्रॉन किसके सेम हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रिक्शन भी सेम होती है और इलेक्ट्रॉन इनके सेम होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो अब आप ये देखें, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है आपके क्वेश्चन में, इट्स मीन ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आपके पास जो MCQ नंबर 6 है, द मोस्ट ऑफ द रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम पिच ब्लेंड वर्क, ये बेसिकली आपके पास थ्योरेटिकल चीज़ है और ये आपने याद होनी चाहिए आपको कि इसमें से इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर है। और जो पिच ब्लेंड होता है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये एक यूरेनाइट है, ठीक है, जो कि रेडिएशन इमिट्स करता है, और ये बेसिकली ओर होते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपके पास इसकी इमिशन होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। तो ये आपने अपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। तो हमारे पास जो MCQ नंबर 7 है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन इथीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें हमसे पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड पूछे गए। जैसे कि हमें पता है कि इथीन हमारे पास जो शेप होता है इसकी ट्रायंगल होती है, ठीक है, ट्रायंगल होती है। अब अगर मैं इसकी आपको हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा दूं तो बेसिकली क्या है, C है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं ग्राउंड स्टेट पे बात करूं तो आपके पास 1s1, 1s2, 2s2,
2px1 2py1। ठीक है, अगर मैं इसकी कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में बताऊं तो 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग जब भी मॉलिक्यूल की होती है, चाहे वो S हो, S2P हो या PX to PX हो, ये आपकी क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, इनके दरमियान की जो बॉन्डिंग होती है। और पाई बॉन्ड हमेशा PY के दरमियान बनता है और PZ के दरमियान बनता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ मेरे पास PX आपस, क्योंकि मेरे पास कार्बन मुझे जो करना है वो C2H4 है, मतलब अगर मैं एक कार्बन ले रहा हूँ तो मेरे साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, तो एक कार्बन का PX तो आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ होंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। अब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर डायग्राम देखेंगे तो ये मेरे पास X आ गया, ये मेरे पास एक और X आ गया। ठीक है, और ये मेरे पास क्योंकि इसका शेप ट्रायंगल होता है तो ये आपके पास Y ऑर्बिटल है, ये मेरे पास इसी तरह मेरे पास यहाँ पे ये Y ऑर्बिटल है और ये मेरे पास S ऑर्बिटल है। ठीक है, अब ये देखें, ये जो S ऑर्बिटल है कार्बन का, इसने बॉन्ड बना दिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये PY जो है इसने बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये मेरे पास PY, ये मेरे पास S। अब ये मेरे पास PX कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का PX, ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम ये हाइड्रोजन है, ये PY है दूसरे कार्बन का, ये दूसरे कार्बन का S ऑर्बिटल और ये बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। 4 कार्बन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन आपके पास हो गए, बट यहाँ पे Z एक्सिस बचा है। तो इस Z एक्सिस को मैं यूँ ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये Z एक्सिस आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि Z एक्सिस के दरमियान क्या हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग है। ठीक है, Z एक्सिस के दरमियान क्या हो रही है, पैरेलल ओवरलैपिंग है, तो आप इसे कहते हैं ये पाई बॉन्ड हो गया। अब लीनियर ओवरलैपिंग कितनी है, ये देखिए 1 लीनियर ओवरलैपिंग है, 2 सेकेंड है, 3rd 4th एंड देन 5th। इट्स मीन 5 सिग्मा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, और एक यहाँ पे है। तो इट्स मीन राइट आंसर है आपका 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। तो ये आपका आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके गाइस, एमसीक्यू नंबर जो 8 है, विच मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के एमसीक्यू मैंने काफ़ी इस मॉडल पेपर में भी देखी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चार्ट बनाया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल एंड एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने देखा कि आपके पास क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्योमेट्री से भी आ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है किसी भी बॉन्डिंग में, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो क्या होगा, sp होगा, लीनियर होगा, स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा, और इसके पास जो एंगल होगा, बॉन्ड एंगल, वो 180 होगा, बिल्कुल लीनियर। पता है आपको, बिल्कुल लीनियर पर जो एंगल होता है 180 होता है। इसी तरह अगर 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो sp2 ट्राइगोनल शेप होगा, और ट्राइगोनल का जो आपके पास बॉन्ड एंगल आएगा वो 120 आएगा। इसी तरह टेट्राहाइड्रल आएगा, अगर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, शेप इस तरीके से होगा और एंगल इसका 109.5 होगा। ठीक है, अगर 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 1 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके वैलेंस शेल में, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट होने में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो आपके पास sp3 है, पैरामिडल है, शेप इस तरीके से होगा, 107 क्या कहते हैं इसका बॉन्ड एंगल होगा। 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, sp3 होगा, एंगुलर होगा, शेप इस तरीके से होगी, और 104.28 इसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइड पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। ठीक है, आप इन एग्जांपल्स को देखें, बेहतर ये है कि आप इन एग्जांपल्स को याद भी कर लें। ठीक है, इससे ये होगा कि एमसीक्यूज़ पे ये एग्जांपल कॉमनली पूछी जाती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ताकि अगर आप लोग को ये याद भी हो कि ये कौन से, इसका शेप क्या है, एक चीज़ भी आप याद कर लेंगे, सब चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो आपको इस टाइप की जितनी भी एमसीक्यूज़ होगा उसको सॉल्व करने में आसानी है। ठीक है, अब आप देखिएगा, आपके पास गिवन है CH4 मीथेन। अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर देखूँ
तो मीथेन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा आपके पास, सी है एच एच, अगर आप देखें तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 और 4, चारों बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो आपके पास टेट्राहेड्रल शेप होगी। इट्स मीन CH4 की शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, हमें लीनियर निकालनी है। अगर मैं देखूं NH3, तो ये N है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो N ने 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाए तो इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल है। इट्स मीन इस कॉन्सेप्ट के साथ आप तमाम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल और बहुत सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। इट्स मीन इसकी शेप पिरामिडल है, इसकी शेप आपकी है टेट्राहेड्रल। अब मेरे पास है BF3, अगर बोरॉन है, अब बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये भी आपके साथ किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये आपके फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे, इसमें इसका शेप क्या होगा, ट्रायगोनल होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो अब लास्ट बचा है वो है C2H2। तो C2H2 हमारे पास लीनियर है, इसकी शेप किस तरीके से लीनियर है, आप ये देखें C2H2। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास, ठीक है, C2H2 और शेप भी लीनियर इसकी बनी है बिल्कुल। देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये, अब अगर आप देखेंगे 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास क्या होगा, लीनियर शेप होगी। तो ये लीनियर शेप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस टाइप की जितनी भी MCQs होंगी, आगे भी चल के कुछ MCQs हाइब्रिडाइजेशन चार्ट के रिलेटेड हैं, तो उसको आप इस हाइब्रिडाइजेशन चार्ट को आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा ताकि आप आगे इसको सॉल्व कर सकें। ओके गाइस, अब मेरे MCQ नंबर जो 9 है वो बहुत सिंपल है। आइस फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ द वाटर बिकॉज इट डेंसिटी इज, हमें पता है कि अगर हमारी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो चीज़ पानी के अंदर क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। और अगर उसकी डेंसिटी आपकी कम होगी, ठीक है, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। तो बिल्कुल इसमें यही सिंपल सी है, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मैं MCQ नंबर 10 देखूँ तो हीट एब्जॉर्ब बाय अ सिस्टम व्हेन इट्स वॉल्यूम डज नॉट चेंज इज इक्वल टू, बहुत ईजी है ये भी, ठीक है। देखें 2 चीज़ें, अब इन्होंने यहाँ पे हमें जो दिया है वो वॉल्यूम डज नॉट चेंज, ठीक है। अगर आपका Q वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेट इज आपके इंटरनल एनर्जी होगी है, ठीक है। और अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो दैट इज एंथैल्पी, ठीक है। तो इसमें आपसे यही पूछा गया है कि अगर हम हीट एब्जॉर्ब करेंगे किसी सिस्टम में और वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो रहा होगा तो क्या होगा। हमें पता है कि इसकी फिर 2 ऑप्शन है, इंटरनल एनर्जी या इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी कि एक क्या कहते हैं सिस्टम है, क्लोज सिस्टम आप उसको समझ लें, और उसमें वॉल्यूम उसका चेंज ही नहीं हो रहा और आप उसको हीट दे रहे थे, तो उसकी अंदर की एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बहुत ईजी है ये, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपका रिलेशन यहाँ पे लगेगा। ये आपको थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल पे मैंने करवाया भी है, ठीक है। अच्छा, हम MCQ नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिटी प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी प्रॉपर्टी होती क्या है, सही है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर पे, वो सिर्फ टाइप ऑफ मैटर बताती है आपकी। इसी तरह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हमारे पास कलर है, ठीक है, ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह आप कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है, आप डेंसिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है। और अगर एक्सटेंसिव की बात करें तो वो आपके पास मास, वॉल्यूम, ठीक है, जितनी भी जो चीज़ आपके पास अमाउंट शो करती है, तो मास, वॉल्यूम और भी सौन चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी है। अच्छा, कुछ लोग डेंसिटी को रिलेट करते हैं मास से, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता कि डेंसिटी कैसे इंटेंसिव है, हालांकि डेंसिटी है वो डेंसिटी, क्योंकि उसका फॉर्मूला आई थिंक डेंसिटी का मास ओवर वॉल्यूम होता है, इस वजह से वो शायद इसमें मिस्टेक करते हैं। तो इसके बहुत आसान सा रीज़न है, बिल्कुल आप एक सिंपल सी मिसाल लें। आप
एक कप लें, उसके अंदर आप शुगर डालें, ठीक है, और शुगर आप ऐड करेंगे तो उसका अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैटर की है ना अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है। बट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ, आपने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, वाटर की बात कर लूँ मैं, और वाटर मेरे पास 10 ml है, मैं 20 ml कर दूँ, अमाउंट बढ़ेगी, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, उसका मास बढ़ सकता है, बट उस वाटर की डेंसिटी में जितनी भी लेते रहूँ ml, वो चेंज नहीं होगी। डेंसिटी जो वाटर की वो वाटर की रहेगी। दैट्स वाई ये कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं कर रही है। जो एक सब्सटेंस के डेंसिटी है वो डेंसिटी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मास, मैं जितना मास डालूंगा उतना मास बढ़ता जाएगा, मैं जितना वॉल्यूम कम करूँ ज़्यादा करूँ वो क्या कहते हैं, कम और ज़्यादा होता रहेगा। दैट्स वाई दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी हैज़ द डायमेंशन ऑफ, ये भी बहुत ईजी है, इनकी डायमेंशन पूछी है। अगर मैं डायमेंशन निकालूँ पी वी की, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, प्रेशर की यूनिट मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मेरे पास मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब हटा तो आपके पास क्या बन गया, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आपके पास जो मौजूद है, क्या क्या मौजूद है आपके पास प्रेशर है, एनर्जी है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। देखिए वॉल्यूम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, क्यों, वॉल्यूम का आपके पास मीटर क्यूब है, टेम्परेचर के आपके पास केल्विन है या डिग्री सेंटीग्रेड है, जो भी आप ले लें, सेल्सियस, तो ये तो बिल्कुल इसकी डायमेंशन से मैच नहीं करती। अब बच्चे आपके पास प्रेशर, एनर्जी। अगर मैं प्रेशर का देखूँ तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी है हाफ mv²। तो हम इन दोनों में से देखते हैं कि किसकी डायमेंशन हमारे न्यूटन मीटर से मैच करेगी, ठीक है। तो बहुत ईजी है। एफ क्या होता है, आपको डायरेक्टली पता है, न्यूटन होता है। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगर आप ऊपर भी ले आएंगे तो न्यूटन मीटर, ये मैच नहीं करी, इट्स मीन आपकी एनर्जी है। हम इसकी भी डायमेंशन निकाल के चेक करते हैं। ये तो कांस्टेंट है। मास क्या आपके पास, अगर मैं बोलूँ तो यूनिट केजी है, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मीन मीटर छोड़ के आपके पास तमाम चीज़ क्या बन जाएगी, न्यूटन बन जाएगी, ठीक है। मीटर बचा, तो ये देखें इसकी डायमेंशन जो है वो मैच कर गया आपके पीवी से। तो राइट आंसर इज एनर्जी, ठीक है। ओके गाइस, अब एमसीक्यू नंबर हम 13 की बात करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है फॉर द रिएक्शन 2NH3 N2 + 3H2 द रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। तो हमसे Kc एंड Kp का रिलेशनशिप पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे उतार देता हूँ। ये 13 है आपके पास, 2NH3, ठीक है, N2 + 3H2। देखें ये तो इन्होंने ये पूछा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास Kc और Kp का रिलेशन है। प्रोडक्ट के मोल 3, 1 + 1, तो यहाँ पे 4 मोल आ गए मेरे पास टोटल। यहाँ पे मेरे पास 2 मोल है। इट्स मीन मेरा प्रोडक्ट का मोल ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मोल ज़्यादा है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम ज़्यादा, बात एक ही है, ठीक है। प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा होगा तो इट्स मीन मेरा आंसर क्या है, Kp > Kc, क्योंकि प्रोडक्ट के हमारे पास ज़्यादा है। और अगर आप इसकी रिलेशनशिप कर लें, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि Kc > Kp, बात देखिए, ठीक है। अगर मैं इसकी रिलेशनशिप की बात करूँ, अगर रिएक्टेंट का ज़्यादा होता, सही है, अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा होंगे, इफ़ रिएक्टेंट मोल आर ग्रेटर, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, Kc बड़ा होगा Kp से, ठीक है। प्रोडक्ट के ज़्यादा होंगे तो Kp ग्रेटर होगा Kc से। और अगर एक और चीज़ पढ़ेगा, दोनों Kp और Kc इन केस में सेम भी होते हैं, कब, जब प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट का मोल क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा किसका, प्रोडक्ट का मोल और रिएक्टेंट के मोल। दैट पर्टिकुलर केस में आपका Kp Kc इक्वल होंगे। एमसीक्यू नंबर 14, गिवन द इक्विलिब्रियम द PCl5, इसकी इक्वेशन में उतार लेता हूँ यहाँ पे। PCl5, ठीक है, PCl3 +
Cl2 पॉजिटिव, इसकी जो क्या कहते हैं पॉजिटिव है डेल्टा H, ठीक है, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसने हमसे पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज बाय, देखिए ली चैटरी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़े होंगे, और ली चैटरी प्रिंसिपल मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले मैं ये पहले एमसीक्यू सॉल्व कर देता हूँ। इन्होंने पूछा कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो हम क्या करें, लोअरिंग द टेम्परेचर, एडिंग PCl3 टू मिक्सचर, एडिंग PCl5 टू मिक्सचर, इंक्रीजिंग प्रेशर। देखिए इफेक्ट ऑफ जो कॉन्सेंट्रेशन हमने ली चैटरी प्रिंसिपल में पढ़ा है उसमें क्या है, बेसिकली अगर हमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ानी है, ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं रिएक्टेंट पे की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा। और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास रिवर्स आएगा, इसमें मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे इसी कंसंट्रेशन को बढ़ानी है तो मैं क्या कराऊंगा, इसी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने का मकसद ये है एडिंग PCl5 टू द मिक्सचर, तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में हमने क्या समझा कि अगर मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो मुझे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऐड करना पड़ेगा, और मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो मुझे क्या कहते हैं, मुझे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो मुझे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम अब ली चैटरी प्रिंसिपल भी इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली ली चैटरी प्रिंसिपल में है क्या, ली चैटरी प्रिंसिपल में ये है कि अगर आपके पास टेम्परेचर का चेंज आपने चेक करना है तो आपके पास दो ही कंडीशन है, या तो आपके पास एक्सोथर्मिक है या तो आपके पास एंडोथर्मिक है। अब एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में ये होता है कि हीट इवॉल्व होती है, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा आपका, क्योंकि हीट ऑलरेडी इवॉल्व हो रही है तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट आ जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो वो क्या आ जाएगा, एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चेंज ऑफ प्रेशर अगर हम इसके बारे में बात करें तो जहाँ पे भी हमारा मोल कम होगा हमेशा आपको जो डायरेक्शन होगी इक्विलिब्रियम की वो उसी डायरेक्शन में होगी। लेट्स सपोज अगर मेरे रिएक्टर में मोल कम है तो फिर मेरे जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो हमेशा रिएक्टेंट साइड पे होगा, और अगर मेरे प्रोडक्ट में मोल कम है तो वो प्रोडक्ट साइड पे होगा। अगर दोनों साइड पे मेरे मोल इक्वल हैं इट्स मीन इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव्ड है, आपकी क्या कहते हैं प्रेशर की कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये ली चैटरी प्रिंसिपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, अब एमसीक्यू नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज बेसिक। अच्छा, अब हमने नेचर मालूम करना है, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर मालूम करना होता है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, ये तमाम चीज़ आपके पास सॉल्ट गिवन है। सॉल्ट आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वजह से आपके पास सॉल्ट बनता है, मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो सॉल्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कि जो सॉल्ट है अगर हम उसको दोबारा वाटर में डिजॉल्व करवा दें तो फिर जो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा हम उसकी फिर नेचर मालूम कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, ये जितने भी सॉल्ट आपके पास मौजूद हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास NH4Cl गिवन है, इसी तरह आपके पास NaCl गिवन है, ठीक है, इसी तरह आपके पास KCl गिवन है, और आपके पास Na2CO3 गिवन है। हमने इसकी नेचर मालूम करनी है और इसने मुझसे पूछा है कि किसका नेचर बेसिक है, तो आए अभी देख लेते हैं। अगर मैं इसको रिएक्शन करवा दूं वाटर से तो ये क्या होगा, ये से रिएक्ट करेगा, ठीक है, NH4OH और HCl, ठीक, ये आपके पास आ गया। अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं वाटर से, और याद रखिएगा ये आपके पास NaCl है तो आपके पास ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl, ठीक है, ये NaOH HCl, बिल्कुल ये भी HOH वाटर मीन KOH HCl, ठीक है। और अगर मैं इसको रिएक्शन करवाऊं तो ये देखें, अब NaOH प्लस H2CO3, NaOH प्लस H2CO3, बैलेंसिंग कर लिए क्या इसकी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी आपके पास 2 होगा, ठीक है, दैट इज बैलेंस है। आपके पास 2 और 3 5, 3 और 2 5, ठीक है।
ये बैलेंस है। अब इस पर आप देखें, ये आपने इसकी रिएक्शंस कर लिए। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बेसिकली मेरे पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आपको पता होगा, और ये HCl आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, यहाँ देखो तो मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ मैं देखूँ तो ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि NaOH है, और H ये मेरे पास वीक बेस है, सॉरी वीक एसिड है H। ठीक है, तो अब मुझे पहचानना है कि मेरे पास बेसिक में कौन सा सॉल्यूशन है। देखें ये वीक बेस है एसिड, इसका मतलब ये इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, इस पर बताना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके पास तभी इसके जो सॉल्ट मिलते हैं हमें NaCl KCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलते हैं, ये हमारे पास सबसे अच्छे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा अब आपके पास यहाँ पर आ जाए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो इट्स में मेरे पास जो नेचर होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो यहाँ में क्या समझ में आया कि जो हमसे पूछा गया है उसका राइट आंसर क्या है, Na2CO3 इन सॉल्यूशन इज बेसिक, क्योंकि हमारे पास जो हमने जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये हमें बेसिक नेचर दे रहा है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो गाइस MCQ नंबर 18 सॉरी MCQ नंबर 16, द ऑक्सीडेशन नंबर इन Cr। ठीक है, हमसे पूछा गया है MCQ नंबर 16 में CrO7 2-, तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि आप निकालें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr2। ठीक है, तो बहुत ईजी है ये तो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, 2Cr करेंगे आप प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है -2 मल्टीप्लाई बाय इसके आपके पास 7 गिवन है, और जो उसका ओवरऑल चार्ज होता है मॉलिक्यूल का वो सेट आ जाता है। ठीक है, तो 2Cr ये आपके पास -14 हो गया, -2 देन ये आपके पास Cr -14 में जाके 12 हो गया, और देन डिवाइड बाई 2 एंड देन प्लस का 6, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट MCQ हम इसका देखते हैं। हमसे पूछता है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। देखिए हमें पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, बेसिकली ये रेशो होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो बिल्कुल ये डेफिनेशन एग्जैक्ट हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से मैच करती है, दैट्स वाई हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। बट हम एनालिटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने अभी पढ़ा था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर से। अच्छा, क्वालिटेटिव जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो बेसिकली हम इसको मेजर करना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में मुश्किल होता है, तो ये आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसका राइट आंसर है क्योंकि ये आपके जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट टू द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो नहीं हम नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्शन इज ऑफ। देखिए बहुत इजी है, आपने पढ़ा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है मेरा, ठीक है, कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बल्कि आप एक और चीज़ ऐड कर दें, चेंज। अब ये कहते हैं कि इस MCQ में बोला गया है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, यही पूछा गया हमसे। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर इस पर डिपेंड नहीं करेगा तो आपके पास जो ऑर्डर होगा, क्योंकि हमारे पास जो रेट ऑफ जो चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है, इसी तो हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, ऑर्डर आते हैं। अगर इसी पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो ऑर्डर होगा ही नहीं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर, जो कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। अगर फर्स्ट ऑर्डर हमने मालूम करना तो बहुत ईजी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ए है कन्वर्ट हो रहा है किस पे, बी पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होगा, अगर मैं रेट को आर से शो करूं तो ये आपके पास के अपॉन ए आ गया, 1 है तो इट्स मीन ये फर्स्ट ऑर्डर है।
ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो अब आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, के ए बी 1 + 1 क्या हो गया, सॉरी 2, तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है। अगर मैं, अच्छा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, अगर मैं ये भी कह दूं 2a इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के ए के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, देन भी ये कौन सा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर आपको सिंपल ही है, a प्लस 2b, बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के ऊपर जो क्या कहते हैं, पावर बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको जब ऐड करेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। तो a प्लस 2b है, लेट्स सपोज ये बना रहा है आपके पास, कुछ भी प्रोडक्ट आपको बना रहे हैं, तो आप इसके जब इसका रेट निकालेंगे तो क्या होगा, a b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 + 2 थर्ड ऑर्डर, तो ये आपके पास क्या है, थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थे। ओके गाइस, अब हम इसको नंबर 19 देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है, ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज, देखिए कैटलिस्ट की बात की गई है। अब इनसे पूछा गया, इट इंक्रीज द टेम्परेचर, इट चेंजेस द रेट कॉन्स्टेंट, इट इंक्रीज प्रेशर, इट लोवर द एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए जहाँ कैटलिस्ट की बात आती है, हमें पता है वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की तो बात आती ही आती है। अब हमने ये देखना है, जैसे कि लेट सपोज मेरे पास ये कैटलिस्ट, मैं कैटलिस्ट की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास एनर्जी है, ठीक, और ये आपके पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ लेट सपोज, तो ये आपके पास टाइम ले लें आप इसको, तो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लेट सपोज ये है, जैसे ही मैं कैटलिस्ट ऐड करूंगा तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट, और अगर मैंने इसमें क्या कहते हैं कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो दैट्स माय एक्टिवेशन एनर्जी। विथ कैटलिस्ट, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इस डायग्राम से हमें ये समझ में आया कि अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करूंगा तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एग्जैक्टली इस आंसर में इट लोवर द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अच्छा कॉमनली लोग इसको इसमें देखें, ज़रूरी नहीं कि आप ये समझें कि हमारे पास जो रिएक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा था, कैटलिस्ट ऐड किया तो वो कम टाइम लेने लग जाएगा। अमूमन मोस्टली केसेस में तो यही होता है कि हम कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि इंडस्ट्री में, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो जल्द से जल्द हो जाए। बट इसका कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि कैटलिस्ट ऐसे यूज़ होता है कि आप उसको रिएक्शन को फास्ट करवा सकें। आप कैटलिस्ट इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आप रिएक्शन को स्लो भी करवा सकते हैं, ठीक है। बट मोस्टली केसेस में हम रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे से पूछा गया है MCQ नंबर 20 पे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हमने यही पढ़ा है कि तमाम रिएक्शन रेट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ फोटो केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, तो बेसिकली फोटो केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शन जो लाइट में होता है, थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली एनर्जी की ट्रांसफ़र जिसमें आप पढ़ते हैं, सही है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ते हैं। ओके, द MCQ नंबर 21 में आपने देखना है द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इन एयर एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। ये भी आपको थ्योरेटिकल है, याद रखना है कि बीटा पार्टिकल जो होता है आपका वो 100 टाइम्स ग्रेटर होता है, किससे, ग्रेटर होता है आपका अल्फा पार्टिकल से। तो बिल्कुल इसमें यही चीज़ पूछा गया है कि 100 टाइम्स क्या है, ग्रेटर है। A gas at 0 Kelvin is supercooled, freezes, liquefies, has 0 volume। अच्छा, काफ़ी लोगों में से ये पूछा कि फ्रीज और सुपर कूल्ड क्यों नहीं होता, -270 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है। देखें, आपने 400 पढ़ा होगा, आपको याद होगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
पढ़ा होगा आपने ये। अब अगर टेम्परेचर को मैं 0 केल्विन ले लूँ, ठीक है, प्रेशर को मैं 0 केल्विन लेता हूँ, तो क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही नहीं होगा इसका। तो इसलिए कहते हैं कि अ गैस एट 0 केल्विन हैज़ 0 वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, 0 होगा, इस रिलेशन से, ठीक है। नाउ MCQ नंबर 23, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विटामिन C6H8O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बेसिकली दे रहा है C6H8O6 एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एन एटम होता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला सिम्पलेस्ट रेशियो ऑफ एन एटम होता है, ठीक है। तो सिम्पलेस्ट का रेशियो क्या होगा, देखिए जब ये डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दे सबको, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है C3H4O3, तो दैट इज आप राइट आंसर, चेक कर लिएगा आपका इसका आंसर नंबर 2 है C3H4O3, ठीक है। E+PV इज कॉल्ड, MCQ नंबर 24 है आपका, और इसमें पूछा है कि बिल्कुल आसान है। देखिए हमने जो चीज़ याद की थी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर, हमें पढ़ा था हमने कि E+PV, ठीक है, E+PV, और अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये आपकी चीज़ किस पर कन्वर्ट हो जाएगी, इंथैल्पी पे। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की कोई बात नहीं की गई है, बट यहाँ पे इन्होंने आपको हीट दिया ही नहीं और डायरेक्ट इंथैल्पी दिया, तो इट्स मीन आपका राइट आंसर क्या होगा, इंथैल्पी होगा। अच्छा जी, द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल आर। देखें ये भी आपको आना चाहिए, जैसे ये 3p है, ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जो कि n, और p अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर जो कि l होता है, ये s के लिए क्या होता है, इस पर 0, p के लिए 1 होता है, इसी तरह आपके पास d के लिए ये 2 होता है, और f के लिए ये आपके पास 3 होता है, तो बिल्कुल सेम है। तो आपके पास एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर क्या आएगा s के लिए, सॉरी इसमें आपसे p पूछा है, 1 होगा, तो p का आपके पास क्या है, 1 है, तो आपके पास क्या है N3p मतलब L, एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर जो है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपका, साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, और एज्यूमेंटल क्या बताता है, साइज शेप ऑफ एन ऑर्बिट, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जिस आपके पास शेल में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके MCQ नंबर 25 थी। नाउ MCQ नंबर 26, ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड। ये तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा डिजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिसकी क्या कहते हैं, एनर्जी सेम होती है, ठीक है, ऑर्बिटल्स की। इसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ही होते हैं, और वैलेंस ऑर्बिटल जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो आपके पास जो होता है वही आपका वैलेंस ऑर्बिटल होता है, और बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बेसिकली आपकी जो एटम के अंदर जो इंटरेक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, वो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो सेम एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा आपके MCQs में आ चुके हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। 27 जो है, द नेट एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज़ brought about in 2 or more different ways is in one or several step, it is known as Hess's law। Hess's law हमें क्या बताता है, Hess's law ये कहता है कि भाई आप सिंगल पाथ या एक से ज़्यादा पाथ यूज़ करें, ठीक है, जो सम ऑफ इंथैल्पी होगी वो सेम होगी, ठीक है, ये आपको Hess's law बताता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा इसका टॉपिक। इसी तरह हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो भी आप गैस को डिजोल्व करवाएं लिक्विड के, वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और जूल प्रिंसिपल तो आपको यहाँ पे फिजिक्स का आ गया, तो हेसिस लॉ इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उससे जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब इसमें आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं CH4 है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक है ये। काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम इसको करा के कैसे चेक करें। तो देखें मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके देने की कोशिश करूँगा आज। CH4 है, आपके पास H2O है, इसी तरह आपके पास NH3 है और HF।
ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेसिकली 2.20 होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये हाइड्रोजन की है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में हमारे पास कितनी होती है 2.55, और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में हमारे पास होती है 3.04। मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो हमारे पास ऑक्सीजन में होती है 3.44, अप्रोक्स सही है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और फ्लोरीन में जो आपके पास होती है वो 3.98 होती है, ठीक है। ये मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, देखिए आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो है मेरे पास 4 ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, ठीक है। अब हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास होगी उससे ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएगा। अब आप देखिएगा फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो मेरे पास HF है, इसके दरमियान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और इसकी एस कम्युनिटी सबसे कम है, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ भी इसका डिफरेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो हमें वाटर में दिख रही है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन में भी इसका डिफरेंस ज़्यादा है, दैट्स वाई नाइट्रोजन में भी आपके पास NH3 में भी होती है। अब जब ये हिंसा 2 में आ जाता है, 2.55 कार्बन में, अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस जो है वो कम रह गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती, क्योंकि जब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि नहीं है। अच्छा, एक सवाल और भी आता है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि इनके दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो ज़्यादा है, ठीक है। इस पर बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से आपके पास CH4 के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। एक और चीज़ सवाल अक्सर एग्जाम में आता था, Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी अप्रोक्स 3.6 है, ठीक है, इसकी भी बहुत ज़्यादा है। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग क्यों नहीं हो पाती, तो इस बात का याद रखिएगा। देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप के सारे पहले एलिमेंट हैं, जिसकी वजह से इनकी जो साइज़ है एटम का वो छोटा है। जैसे जैसे आप ग्रुप के नीचे आते रहेंगे, एलिमेंट नीचे आते रहेंगे, तो क्या होगा, आपके जो साइज़ होगा शेल का वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि क्लोरीन के जो साइज़ है वो ज़्यादा है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से, ठीक है, जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि इसकी जो शेप है, साइज़ है, वो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी और क्लोरीन की क्या कहते हैं, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती ही नहीं है, ठीक है, नॉर्मली सेट है। तो ये आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हवाले से। अब हम देखते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड व्हेन रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम इक्वल। अपोजिंग रिएक्शन मीन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड आर इक्वल। तो ये हमने पढ़ा है बिल्कुल कि इक्विलिब्रियम तब अचीव होती है जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो राइट ऑप्शन इज रेट ऑफ अपोजिंग रिएक्शन बिकम इक्वल। ओके, 30 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। अब इससे हमसे पूछा है कि बॉन्ड एंगल सबसे लार्जेस्ट किसका है, ठीक है। तो हमें जो इन्होंने दिए हैं वो हैं H2O, ठीक है, और NH3, इसी तरह CH4 और BeCl2। देखें, अगर आपने मेरा बोला चार्ट याद किया होगा हाइब्रिडाइजेशन चार्ट का, उसके अंदर बॉन्ड एंगल का चार्ट मौजूद था, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये मेरे पास एंगुलर है, इसका एंगल क्या होता है मेरे पास 104। अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये मेरे पास 107 है, ठीक है, और क्योंकि पैरामेंटल शेप है। CH4 की बात करूं तो ये टेट्राहेड्रल होता है, इसका शेप होता है 109.5, ठीक है। और अगर मैं BeCl2 की बात करूं तो ये लीनियर होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है 180। तो ये आपने अगर चार्ट में याद कर लिया है, वो ना आप इनकी शेप बनाकर इनकी हाइब्रिडेशन मालूम करके आप इनके बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल BeCl2 का होता है। द वैल्यू ऑफ आर जनरल गैस कॉन्स्टेंट इन SI यूनिट इस, यहाँ पे जो आपके पास मौजूद है उसमें जो यूनिट है 8.314, 8 आर की जो यूनिट है 314 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन,
ठीक है, ये राइट ऑप्शन है। ये आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, तो एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि जूल पर केल्विन मूल, ये भी आपका राइट ऑप्शन है। दूसरा आपने जो आर का यूनिट अपने कोर्स में पढ़ा है वो है 0.0821, वो तब होगा, काफ़ी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, जब आपका प्रेशर एटीएम में होगा और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है, देन मोल केल्विन, ठीक है। तो ये 2 यूनिट आपने पढ़े हैं, तो इन्हीं 2 में से पेपर में वो आपसे पूछे जाएंगे। नाउ बोहर एटॉमिक मॉडल इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय, बोहर एटॉमिक मॉडल कॉन्ट्रडिक्टेड मतलब अपोज, ठीक है, एक चैलेंज, किसने चैलेंज किया था इसको, तो ये बेसिकली जो प्रिंसिपल जो चैलेंज किया जिसने बोहर एटॉमिक मॉडल को, वो है हेल्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था आपको कि जो आपके पास पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी है, वो आप एक ही साथ दोनों को एक टाइम में नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो। अच्छा जी, EM वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, ये भी आपके थ्योरी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन मास रेशो है बेसिकली ये, तो इसका आपके पास वैल्यू क्या आती है, इसके बाद जो आपके पास पहला ऑप्शन है 1.758, ठीक है, एक्सपोनेंट 8 कूलम्स पर ग्राम। ये याद रख लिएगा, ये कांस्टेंट है, बट एक और चीज़ काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा चुका है, 1.758 एक्सपोनेंट 11। बच्चे बोले सर काफ़ी जगह हमने ये पढ़ा है, तो उसको याद रखिएगा, उसका यूनिट कूलम पर किलोग्राम होता है, ठीक है, तो दोनों राइट है। अच्छा जी, द रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें आपकी बोथ ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, ये आपने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पढ़ा है। और इसी तरह एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से ऐड होकर क्या बनाता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली दो सब्स्टिट्यूट आपस में रिएक्शन में, या E1 और E2 आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म, तो बेसिकली क्या होता है उसमें एलिमिनेट करा दिया जाता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होता है बेसिकली कि आपका जो एक फंक्शनल ग्रुप होता है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर है राइट। द रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन द सेम एज द रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, मे बी डिक्रीज और इंक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। बहुत आसान से इसका आंसर है सही। अगर मैं यहाँ पे आपको बल्कि ठीक ये देखें, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आप dx/dt कह लें इसको, ठीक है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है कांस्टेंट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब जैसी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसी रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है तो क्या होता है, रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम देख सकते हैं कि मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। इसका मतलब अगर रिएक्शन के चलते साथ मेरा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, ठीक है, अगर मेरा रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सेम होता है कि डिक्रीज एज अ रिएक्शन प्रोसीड, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा जब आपका रिएक्टेंट प्रोसीड करेगा। मतलब जैसे रिएक्टेंट आपके केमिकल रिएक्शन में आगे मतलब कुछ टाइम गुजरेगा तो रिएक्शन की आपकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रिएक्टेंट क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंक्रीज एज द रिएक्टेंट प्रोसीड, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी तो इंक्रीज कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्टली रिलेशन है, इसमें सेम भी नहीं रह सकता और डिक्रीज हो में इनकी बिल्कुल नहीं, डिक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली रिलेशन है आपके पास। अब एमसीक्यू नंबर 36 को देखते हैं। फॉर गैसियस सिस्टम द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम व्हेन रिएक्शन अकर्स एट STP, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। हमने अभी रूल में जब Kp और Kc का हमने पढ़ा था तो कब इक्वल होंगे, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट के, ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एमसीक्यू हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, ये भी हमने भी पढ़ा था कि अगर मेरे पास क्या कहते हैं प्रेशर कांस्टेंट होगा दैट इज एंथैल्पी, और अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा जो कि मेरे ख्याल में पिछले इसी एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है वॉल्यूम कांस्टेंट का, तो वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक। तो वही एमसीक्यू हमने अब पूछी है।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पूछ रहा है। अच्छा, आपके पास मॉलिक्यूल जो आपको दे रहा है CH4 C2H4 और N2O2। देखें, अब कुछ ट्रिक्स भी हमने यूज़ करनी चाहिए। अब हमने पाई बॉन्ड निकालने, देखिए इनके आपस की जो बॉन्डिंग होती है, अब हमें पता है ऑक्सीजन की आपस की जो बॉन्डिंग होती है वो डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की जो आपस की बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल बॉन्ड होती है, ठीक है। और ये जनरली है कि जब आप ट्रिपल बॉन्ड आपके पास यूज़ होता है, तो अब आपके पास जहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता है वहाँ आपके पास 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसी तरह जहाँ आपके पास ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 1 सिग्मा बॉन्ड होंगे और ठीक है, और आपके पास 1 पाई बॉन्ड होगा। अगर आप, ये जनरली बात है, ठीक है। जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ 2 पाई बॉन्ड होंगे और 1 सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड। जब मुझे अपना आंसर यहीं पे मिल जाता है तो मुझे इसकी दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर बनाने की मेहनत करने की होती नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए इजी रहेगा। इन्होंने यही कॉन्सेप्ट के लिए पूछा है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया कि 2 पाई बॉन्ड किस में होंगे, तो ये इन्होंने आपसे कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको पता है कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ 2 पाई क्या कहते हैं 2 पाई होगा, और जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ 1 पाई होता है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं MCQ नंबर 39। तो यहाँ लिखा हुआ है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव अ सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज कॉल्ड, सिंपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हमने इसमें पढ़ा है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कि आपके किसी भी क्या कहते हैं एटम के 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। क्यों? उसमें चेंजिंग किस चीज़ में होती है? चेंजिंग उसमें होती है आपके स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है और एक क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। दोनों आपस में अपोजिट होते हैं इस वजह से, ठीक है। बाकी हंसुल और ऑपो प्रिंसिपल की भी आप स्टेटमेंट देख लिएगा। ऑपो प्रिंसिपल जिसमें आपकी क्या लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक मूवमेंट करता है, ठीक है। इनकी स्टेटमेंट आप देख लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगी अगर इसकी कोई MCQs आती है तो। ओके, MCQ नंबर 40 में अल्फा रेस आर हीलियम न्यूक्लियाई। हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको, बहुत ईजी MCQs है, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई का जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, सरफेस टेंशन जो लिक्विड की होती है वो सरफेस ऑफ लिक्विड के एरिया ऑफ लिक्विड के इंडिपेंडेंट होती है। बट यहाँ पे एरिया तो नहीं दिया गया, यहाँ पे अमाउंट ऑफ लिक्विड दिया गया। बात देखिए क्यों, देखिए सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपके डाउनवर्ड होती है। अगर आप देखें तो एरिया का ज़रूरी नहीं है, अगर आप किसी चीज़ पे भी सरफेस पे आप टेंशन लगाएं, फोर्स लगाएं, तो ज़रूरी नहीं कि वो इसके एरिया में आए, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होती है, ठीक है। और फोर्स वैसे भी एरिया से इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। एरिया पे फोर्स कभी भी एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। और यहाँ पे एरिया इन्होंने अमाउंट दे दिया, तो बात वही है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड डिपेंड नहीं करेगी। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो बिल्कुल आपका क्या कहते हैं सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। नेचर ऑफ लिक्विड इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि अगर आपके जो लिक्विड के दरमियान में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो बिल्कुल अगर आप इसको कम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कम हो जाती हैं। तो इन सब का आपस में रिलेशन है, बट अमाउंट ऑफ लिक्विड इसका आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है। MCQ नंबर 42 है द टेंडेंसी ऑफ क्लिंग द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू क्लिंग टुगेदर इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, कोहेजन, एडेशन या विस्कोसिटी। तो बेसिकली सरफेस टेंशन तो बिल्कुल नहीं है। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन वो फोर्स होती है, इंटरमॉलिकुलर एट्रैक्टिव फोर्स होती है, जो कि आपस में एक ही फेस के 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रखती है, ठीक है। और एडेशन भी बिल्कुल वही इंटरमॉलिकुलर फोर्स होती है, एट्रैक्टिव फोर्स होती है, बट डिफरेंट फेसेस को वो आपस में जोड़ती है, कंबाइन करती है, ठीक है। और विस्कोसिटी नहीं है। तो अब लिक्विड है, लिक्विड तो एक ही फेस है, तो इसका इट्स मीन ये कोहेजन इसका राइट आंसर है, ठीक है। द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। देखें, आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है? वेव नंबर होता है, ठीक है। बिल्कुल इजी है ये, तो यही हमसे पूछा गया। बस इन्होंने क्या किया, डिस्टेंस की जगह क्या रख दिया आपके पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो सेंटीमीटर भी किसका यूनिट है? डिस्टेंस का है। तो राइट आंसर इज वेव नंबर। सो गाइस, MCQs हमारे यहाँ पे वाइंड अप होते हैं
और इसमें जो भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा ताकि आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो सके। और मैंने कोशिश यही की है कि मैं इस MCQ को इस तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपके एक एक जो कॉन्सेप्ट थे इस MCQ से रिगार्डिंग वो क्लियर हो सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस यहाँ पर डालूँ तो वो आप तक पहुँच सकें। तो आज के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।